हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक और आज हम लोग पहुंच गए हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 8 द सर्कुलर सिस्टम। वेलकम बैक टू एजो मंत्रा। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 लास्ट के टॉपिक्स। द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड यू कैन सी बन जाता है। फिर ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम के साथ मिल के काम करता है ताकि एवरी टिश्यू इज कनेक्टेड विद द ब्लड। तो चलिए, तो हेल्थ इज वेल्थ, तो टेक केयर ऑफ योर यू कैन सी हेल्थ एवरीबडी। तो चलिए, आज जो टॉपिक्स हम लोग स्टडी करने हैं, सबसे पहले ब्लड वेसल्स। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स आपको मालूम है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो उसका हिस्टोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, कट सेक्शन में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी में क्या डिफरेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि तभी हमें मालूम पड़ेगा कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी का जो फंक्शन है वो यू कैन सी वैसा क्यों है। फिर लास्ट में कंपैरिजन करेंगे ऑफ द यू कैन सी ब्लड वेसल अलॉन्ग विद द फंक्शन। फिर ब्लड प्रेशर को स्टडी करना है और लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके कंपोनेंट स्टडी करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, उसके फंक्शन और सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे। और लास्ट में यू कैन सी द सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन वो है स्प्लीन, तो उसके बारे में एक स्पेशल स्लाइड देखेंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए। तो ब्लड वेसल्स एज वी नो इज ऑफ 3 टाइप्स। और ये तीनों टाइप मिलके पूरे बॉडी में एक जाल तैयार कर देते हैं, इसी को नस कहते हैं। ओके, नसों का जाल, जिससे खून बहता रहता है कंटिन्यूसली और बॉडी के हर पॉइंट तक क्या है खून पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ओके, तो उसमें 3 मेन जो वेसल्स है वो है आर्टरी। ये देखिए, ये आर्टरी है। आर्टरी को जनरली लाल से कैन सी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो आर्टरी से जो सबसे छोटा ब्रांच प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल फिर टर्न हो जाता है इनटू द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, जिसको कैपिलरी कहते हैं। ओके, तो जो कैपिलरी आर्टेरियोल से अराइज होता है उसमें आर्टेरी जैसा ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके लिए उसको रेड से मार्क करके फिर एक्सचेंज पॉइंट, जहाँ पे कैन सी ब्लड और टिश्यू के बीच में सब्सटेंस एक्सचेंज होता है, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज। तो उस हिस्से को कैपिलरी बेड कहते हैं, जो कैपिलरी का एक जाल रहता है, माइक्रोस्कोपिक जाल। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो उसको हार्ट तक ले आने के लिए द कैपिलरीज जो क्रिएट होते हैं उसको कहते हैं वीनस कैपिलरी। और फिर ये छोटे छोटे कैपिलरीज मिलके सबसे छोटा वेन बनता है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वेन्स, जिसको वेन्यूल कहते हैं। और सारे वेन्यूल्स मिलके बनता है वेन, जो ब्लड को रिटर्न हार्ट में लेके आता है। तो इस तरह सर्कुलेशन हो जाता है कंप्लीट। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्लड वेसल, ओके, द ब्लड रिमेन्स इन द सिस्टम, नेवर कम्स आउट ऑफ द सिस्टम। इसके लिए हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। चलिए, तो अभी यू कैन सी पहले यू कैन सी तीनों ब्लड वेसल को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं और उसका मेन यू कैन सी जो पर्पस है यू कैन सी और प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। तो आर्टरीज जो है दे आर यू कैन सी मस्कुलर, थिक मस्कुलर यू कैन सी व्हाट ट्यूब्स, जो हार्ट से अराइज होते हैं। तो अगर कट सेक्शन में देखेंगे तो आर्टरी जो है यू कैन सी उसका वॉल बहुत ही मोटा रहता है। ओके, सो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड अराइज होता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है। और आर्टरीज इस ब्लड को यू कैन सी आधा ब्लड जाता है आपके लंग्स में और आधा ब्लड जो है बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स में यू कैन सी ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेशन। सो उसका डिफरेंशिएशन कैसे है? तो इट इज अ थिक मस्कुलर वेसल, जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। खाली एक ही आर्टरी ऐसा है जिसमें CO2 ब्लड होता है, क्योंकि वो यू कैन सी लंग्स में भेजा जाता है, दैट इज पल्मोनरी आयोर्टा, जिसको हम लोग यू कैन सी डिस्टिंग्विश में कंपैरिजन में यू कैन सी नोट डाउन करेंगे। तो एक आर्टरी ऐसा है यू कैन सी मेन आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आयोर्टा, ओके, जो ऑक्सीजन कैरी करता है टू द लंग्स। बाकी सारे जितने भी आर्टरीज है दे कैरी ऑक्सीजन। ओके, तो दैट्स व्हाई आर्टरीज आर एक्चुअली लेबल्ड और यू कैन सी दे आर शेडेड इन रेड, तो उसको रेड से मार्क किया जाता है। फिर वेन्स जो है, वेन्स, तो वेन्स आर कंपैरेटिवली थिनर देन द आर्टरी एंड दे आर कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। कलेक्टिंग वेसल्स क्यों? बॉडी के हर पार्ट से एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लड रिटर्न आता है उसको हार्ट तक लेके आना है,
इसके लिए वो कलेक्ट करते हैं ब्लड को और हार्ट तक रिटर्न लाते हैं, लेकिन तब तक प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। तो इसके लिए वेन्स में बीच बीच में वैल्व्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्व दिख रहा है, ओके। तो वैल्व जो है वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता है। तो डेफिनेशन क्या रहेगा वेन का? तो इट इज़ अ थिन मस्कुलर वेसल जो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजन ब्लड, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बैक टू हार्ट। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ओके। लंग से जो यू कैन सी वेसल हार्ट तक वापस आता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। इसमें ऑक्सीजन रहता है, ओके। तो पल्मोनरी वेन्स 4 हैं, तो राइट एंड दो लेफ्ट, जो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में देखा था, ओके। तो उसी को यू कैन सी व्हाट रिकॉल कीजिए। सो तो एक्सेप्ट पल्मोनरी you can see vein, all veins carry deoxygenated blood and return back to the heart, okay। और आर्टरी और वेन्स को इंटरकनेक्ट करने का फाइनली जो काम है, ओके, वो करते हैं कैपिलरीज। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक यू कैन सी ब्लड वेसल्स। तो अगर उनका डायमीटर देखेंगे टीएस में तो इट इज़ वेरी स्मॉल एंड दे आर इंटरकनेक्टिंग वेसल्स, ओके। जैसे आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन्स को बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वेन को कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है बॉडी के हर पार्ट से कलेक्ट करता है। और इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है ये टाइनी यू कैन सी ब्लड वेसल, जो एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क की तरह जुड़े होते हैं। तो दैट्स वाई दे आर माइक्रोस्कोपिक, थिनेस्ट, सबसे पतले भी हैं, उनमें मसल्स नहीं है, मस्कुलर लेयर नहीं होता है, और उनका काम है इंटरकनेक्ट करना आर्टरी को वेन के साथ। तो अगर इस डायग्राम को देखेंगे, देखिए ये आपका आर्टरी है, मेन आर्टरी से ब्रांचेस निकल रहे हैं आर्टरीज के। जो सबसे छोटा ब्रांच है उसको आर्टेरियोल कहते हैं, उसके बाद में ये कैपिलरी का जाल बनता है, और फिर ये कैन सी छोटा वेसल वेन्यूल, ये हो गया मेन वेन, और ये सबसे लार्ज वेन, ओके। तो इस तरह कैन सी ऑल द ब्लड वेसल, तीनों ब्लड वेसल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, ओके। तो इंश्योर करने के लिए कि ब्लड जो है वो बॉडी में ओपनली कैन सी फ्लो नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स जो है उनका रिलेशनशिप कैसा है, ओके। इसको फिर से हमारा यू कैन सी सर्कुलेशन भी रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज द ड्राइंग आई हैव मेड। तो सिंपल ड्राइंग है। तो रेड जो पार्ट है दैट इज the part carrying oxygenated blood, blue है that is carrying the deoxygenated blood. So this represent heart। तो हार्ट के 4 चेम्बर्स है, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट यू कैन सी व्हाट वेंट्रिकल, ओके। देन दिस रिप्रेजेंट्स द लंग, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड सबसे पहले आता है वो डिऑक्सीजन ब्लड होता है, तो उसको लंग्स तक भेजना है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए या शुद्ध करने के लिए। फिर वो रिटर्न हार्ट में आता है, और फिर नीचे के 2 यू कैन सी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जो ग्रीन से और येलो से, वो एक बॉडी ऑर्गन, 2 बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। क्योंकि वी नो बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेशन, हार्ट सबसे पहले ब्लड को लंग्स तक भेजता है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और फिर बॉडी में भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके। सो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। वो भी इधर इस डायग्राम से आपको यू कैन सी एनालिसिस आप कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो आर्टरीज पहले से देखते हैं, क्योंकि हार्ट से जो मेन ब्लड वेसल निकलते हैं वो आर्टरीज हैं। सो जो सबसे बड़ा यू कैन सी आर्टरी जो हार्ट से इमर्ज होता है उसको आयोटा कहते हैं। तो आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, एंड यू कैन सी हियर लेफ्ट साइड से यू कैन सी जो आपका आर्टरी निकल रहा है ये है आपका लार्जेस्ट आर्टरी, ओके। ये आपका लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको सिस्टमिक आयोटा भी कहते हैं, और ये है आपका पल्मोनरी यू कैन सी व्हाट आयोटा। दिस इज द पल्मोनरी आयोटा जो लंग्स में यू कैन सी ब्लड को लेके जा रहा है। नाउ फिर इस आयोटा के ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं, ओके। और जो ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन में यू कैन सी ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस ऑर्गन के नाम से उस आर्टरी का नाम पड़ जाएगा। जैसे किडनी में जा रहा है तो रीनल आर्टरी, ओके। स्टमक में जा रहा है तो गैस्ट्रिक आर्टरी, लाइक दैट। तो ब्रांचेस ऑफ एओर्टा आर कॉल्ड आर्टरीज, और आर्टरीज का नाम यू कैन सी ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है। देन आर्टरी फाइनली डिवाइड होते हैं सबसे छोटे आर्टरीज में, जिसको आर्टेरियोल कहते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट आर्टरी। तो यू कैन सी ये आपका यू कैन सी मेन आयोटा है, उससे जो ब्रांच निकल रहे हैं मेन ब्रांच वो हो गया आर्टरी,
और आर्टरी फाइनली ऑर्गन के अंदर जाने के बाद सबसे टाइनी यू कैन सी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी नीचे दिख रहा है, उसको कहते हैं आर्टेरियोल्स। और फिर आर्टेरियोल्स जो है दे चेंज इनटू कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के भी दो सेगमेंट है या पार्ट है। द इनिशियल पार्ट ऑफ द कैपिलरी जो आर्टेरियल से इमर्ज होता है उसमें ऑक्सीजन रहता है, उसको आर्टेरियल कैपिलरी कहते हैं। ओके, तो आर्टेरियल कैपिलरी इज द पार्ट ऑफ द कैपिलरी जो आर्टेरियल से इमर्ज होता है और उसमें ऑक्सीजन रहता है। ओके, तो सिंस कैपिलरी का इनिशियल पार्ट में ऑक्सीजन रहेगा जब तक कि वो एक्सचेंज नहीं होता है, उसको आर्टेरियल कैपिलरीज कहते हैं। और फिर वो चेंज हो जाता है इनटू वीनस कैपिलरी जैसे ही ऑक्सीजन टिश्यू में ट्रांसफर होता है। ओके, यानी कि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन अगर यहाँ पे आया तो इस पॉइंट से एक्सचेंज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न जाता है। तो अब जो कैपिलरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जैसे ही कैपिलरी में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है उस पार्ट के कैपिलरी को वीनस कैपिलरी कहते हैं। तो फिर अभी वेन्स तैयार होगा, वीनस कैपिलरी रीजॉइन होते हैं, तो सबसे छोटा एक ऐसी वेन तैयार होता है उसको कहते हैं वेन्यूल्स। तो वीनस कैपिलरी रीजॉइन टू फॉर्म वेन्यूल्स और वेन्यूल्स फिर रीजॉइन होके यू कैन सी बड़े बड़े वेन्स बनते हैं। तो इन वेन्स का नाम भी नेचुरली ऑर्गन पे पड़ता है। किडनी से अगर वेन निकल रहा है तो उसको कहते हैं रीनल वेन। ओके, स्टमक से बाहर निकल रहा है तो गैस्ट्रिक वेन। और ये सारे वेन्स मिलके सबसे लार्ज वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको कहते हैं वीना कावा। तो वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। आपके पास दो यू कैन सी वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा एंड व्हाट इन्फीरियर वीना कावा। ये वीना कावा फिर ब्लड को यू कैन सी हार्ट में ट्रांसफ़र करता है और हार्ट के चारों चेंबर से ये ब्लड एक्चुअली फ्लो होके वापस आयोटा में पहुंच जाता है। तो इस तरह सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं फ्लो कैसा है। तो हार्ट चेंबर से आयोटा, आयोटा से आर्टरीज के ब्रांचेस, आर्टरीज से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से आर्टेरियल कैपिलरी, आर्टेरियल कैपिलरी से फिर वीनस कैपिलरी और इसी दौरान ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है। फिर वीनस कैपिलरी से वेन्यूल्स में ब्लड जाता है, वेन्यूल्स से वेन्स में और वेन्स से वापस वीना कावा और वीना कावा वापस हार्ट के चेंबर्स ऑरिकल्स में ब्लड को ड्रेन कर देता है। तो इस तरह सर्कुलेशन हो जाता है कंप्लीट। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो इस तरह आपका सर्कुलेशन का पाथवे भी हमें समझ गया और साथ में एक ऐसी कौन से ब्लड वेसल हार्ट से इमर्ज होते हैं और हार्ट में रिटर्न आते हैं उसका भी थोड़ा सा रिवीजन हो गया। चलिए अब हम लोग एक ऐसी ब्लड वेसल्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं, मतलब कट सेक्शन में अगर हम लोग ब्लड वेसल जो पाइप है उसको स्लाइस करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में स्लाइस करेंगे तो फिर आपको एक ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि तभी हमें मालूम पड़ेगा कि तीनों ब्लड वेसल में जो डिफरेंस है वो वैसा क्यों है, क्योंकि तीनों ब्लड वेसल का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंस है। ओके, क्योंकि आर्टरी का काम है ब्लड को विथ फोर्स एक ऐसी ऑर्गन तक पहुंचाना बाय कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। कैपिलरी का काम है एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और वेन का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को वापस एक ऐसी हार्ट में लेके आना ताकि हार्ट फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो चलिए, तो हिस्टोलॉजी स्टडी करने के लिए जनरली आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है जो ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। तो पहले हम लोग आर्टरी और वेन के टीएस को अगर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा आर्टरी और वेन दे आर मस्कुलर। तो बीच वाला लेयर मस्कुलर है लेकिन उसके आउटर और इनर साइड के हैं दे आर यू कैन सी प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो जिस तरह हार्ट का हमने देखा था, हार्ट वॉल के 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसी तरह आर्टरी और वेन के भी 3 यू कैन सी लेयर्स होते हैं। तो स्टूडेंट एक बात मैं अभी आपको एकदम यू कैन सी यूनिक तरीके से बता रहा हूँ। आर्टरी जो है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द वेंट्रिकल। इसके लिए वो वेंट्रिकल जैसा मोटा है। ओके, और उसको वेंट्रिकल की तरह क्या करना है, फोर्स को मेंटेन करना है। तो इसके लिए आर्टरी जो है इट इज़ सिमिलर टू द वेंट्रिकल ओके इन थिकनेस, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस। और वेन जो है वो ऑरिकल्स में कनेक्ट होता है। ओके, तो ऑरिकल्स क्या होते हैं, पतले चेंबर्स होते हैं, थिन चेंबर्स होते हैं एंड दैट्स व्हाई वेन्स आर आल्सो थिन यू कैन सी वॉल्ड। उसके मस्कुलर लेयर क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टरी इज द एक्सटेंशन ऑफ द वेंट्रिकल्स और जो वेन्स है यू कैन सी दे आर दे टर्मिनेट इनटू व्हाट, दे एंड अप इनटू द ऑरिकल्स। जो 3 लेयर्स हैं उन 3 लेयर्स का नाम क्या है। जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना।
और सिंस उसमें फाइबर्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स होते हैं, टफनेस के लिए उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। एडवेंटा का मतलब होता है फाइबर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो बीच वाला लेयर जो है वो ट्यूनिका मीडिया है और इसमें होते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स, क्योंकि किसी ब्लड वेसल इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, तो वो ऑटोमेटिकली कैसी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द ब्लड और मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, तो उसको भी मस्कुलर लेयर दिया हुआ है ताकि वो ब्लड को कैसे प्रेशराइज करके रखे। और तीसरा है इनर मोस्ट लेयर, ओके, जो हार्ट का जो एंडोकार्डियम है उसी का एक्सटेंशन बोल सकते हैं, दैट इज इनर ट्यूनिका इंटरना, जिसको ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं, क्योंकि ये लेयर ब्लड के कांटेक्ट में होता है। तो ब्लड का जो वैकेंसी फ्लो है वो ट्यूनिका इंटीमा के कांटेक्ट में रहता है, इसके लिए ये लेयर एकदम स्मूथ रहता है, ओके, ताकि फ्रिक्शन ना हो। सो आउटर ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना, मिडल ट्यूनिका मीडिया और इनरमोस्ट ट्यूनिका इंटरना। ओके, तो 3 लेयर्स। तो अभी हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले कैन सी टीएस, अगर हम लोग तीनों वेसल्स का करेंगे तो कैसा दिखेगा। सो दिस इज द ड्राइंग आई हैव मेड। तो सेम ड्राइंग यू कैन एक्चुअली ड्रॉ। ओके, तो ये है आपका आर्टरी का कट सेक्शन इन टीएस, दिस इज द वेन इन कट सेक्शन, और ये है आपका व्हाट, कैपिलरी इन द कट सेक्शन। तो अभी आर्टरी और वेन को सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो अगर आप एक सी आर्टरी और वेन को देखोगे तो मैंने एक स्टैंडर्ड आर्टरी और स्टैंडर्ड वेन लिया है जिसका एक सी एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो सेम है। तो देखिए आर्टरी और वेन का जो एक्सटर्नल डायमीटर सेम है, ओके, लेकिन अगर इंटरनल डायमीटर की बात करेंगे, आर्टरी का इंटरनल डायमीटर छोटा है और वेन का इंटरनल डायमीटर क्या है, बड़ा है। ओके, तो स्पेस को आर्टरी के और वेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। ओके, तो ल्यूमेन इज द स्पेस। ओके, तो आर्टरी में स्पेस कम है, वेन में स्पेस ज़्यादा है, और उसका मेन कारण है यू कैन सी दिस मिडल लेयर, बीच में जो लेयर दिख रहा है आपको, जिसमें आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये सिंगल सिंगल इलोंगेटेड सेल्स जो दिख रहे हैं ये आपके स्मूथ मसल्स है। ओके, तो आर्टरी इज थिक मेनली बिकॉज ऑफ दिस मिडल लेयर। और अगर कैपिलरी की बात करते हैं तो वो खाली यू कैन से सिंगल लेयर के सेल्स का बना हुआ है, यानी खाली यू कैन से एंडोथीलियम है उसमें। ओके, जो येलो से मार्क किया गया है। तो इनर मोस्ट लेयर जो है तो उसको देखो येलो कलर के फ्लैट सेल से लाइनिंग दी है, तो कैपिलरी खाली वो इनर मोस्ट लेयर ही है, उसमें आउटर 2 लेयर नहीं होते हैं। तो अभी बताया कि 3 लेयर्स अभी देखते हैं लेवल, जैसे ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो दिस आउटर यू कैन सी आर्टरी का जो रेड लेयर आपको दिख रहा है वो ट्यूनिका एक्सटर्नल है, और ब्लू में वेन्स को यू कैन सी रिप्रेजेंट किया है, उसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर के कंपोजिशन में भी थोड़ा फर्क है। तो कौन से फाइबर्स होते हैं आपको मालूम है? आपको मालूम है स्किन, जो आपका अगर आप देखो पाम का जो स्किन है सामने और पीछे दोनों के स्किन में देखिए फ़र्क है। ओके, तो सामने वाला स्किन को अगर आप कैन सी होल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो टफ है, लेकिन पीछे वाला पाम के पीछे वाला जो स्किन है, पाम के पीछे वाला बहुत ही इलास्टिक है ना। तो यही फ़र्क है आर्टरी का इस आउटर स्किन में और वेन के द इन आउटर स्किन में। ओके, तो आउटर स्किन ऑफ आर्टरी दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना जस्ट लाइक द फ्रंट स्किन ऑफ अवर योर पाम, और वेन का जो आउटर यू कैन सी लेयर है वो स्किन है वेन का, इट इज जस्ट लाइक द बैक साइड ऑफ अवर व्हाट, पाम। तो आप देखो बैक साइड के स्किन को अगर आप खींचोगे तो वो इलास्टिक एकदम यू कैन सी फील होता है, वो सॉफ्ट रहता है। ओके, तो इसके लिए वेन इज एक्चुअली व्हाट, थिनर एंड आर्टरी इज थिकर, वो भी एक रीज़न है। एक्सटर्ना जो लेयर है आर्टरी में थोड़ा सा मोटा होता है, वेन में थोड़ा सा पतला रहता है। और दूसरा लेयर जो मेजर डिफरेंस है थिकनेस में, विच इज़ मेड अप ऑफ मस्कुलर लेयर विच इज स्मूथ मसल्स। तो देखिए आर्टरी में मैंने 3 लेयर्स बनाया तो वेन में खाली 2 ही लेयर बनाया। आर्टरी में अगर 5 लेयर बनाओगे तो वेन में आपको एक ऐसे 3 लेयर बनाना है, तो दैट डिफरेंस आपके ड्राइंग में दिखना चाहिए। और इनर मोस्ट लेयर दोनों में सेम है, जो बनता है एंडोथीलियम का। एंडो मतलब इंटरनल, थीलियम मतलब स्किन लेयर, जो फ्लैट स्क्वामस सेल्स रहते हैं सिंगल लेयर का, और उसको सपोर्ट दिया होता है विद इलास्टिक लेयर। और सेंट्रल ल्यूमेन, तो ये कैन सी ये तीनों जो ये कैन सी वॉल बन गया है तीनों लेयर्स का, ये बीच में स्पेस को क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस स्पेस को कहते हैं ल्यूमेन। और आर्टरी का अगर ल्यूमेन देखेंगे वो छोटा है, वेन का क्या है, बड़ा है। नाउ और
अगर आर्टरी वेन को अभी कैपिलरी से कंपेयर करेंगे तो कैपिलरी खाली एंडोथीलियम का बना होता है, खाली एंडोथीलियम विद ए इलास्टिक मेम्ब्रेन सपोर्ट के लिए, और उसका सेंट्रल ल्यूमेन सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक रहता है। इसको अभी हम लोग देखेंगे, साइज भी कंपेयर करेंगे। चलिए अभी एक एक करके लेते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं टीएस ऑफ आर्टरी। आर्टरी का टीएस में चलिए एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना और सेंट्रल ल्यूमेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे एक्सटर्नल देखते हैं। तो एक्सटर्ना इज थिकर एंड टफर देन वेन, क्योंकि उसमें कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और इलास्टिन का अमाउंट कम होता है। यू कैन सी जो भी कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होते हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। कोलेजन जो आपका यू कैन सी नायलॉन की तरह टफ होता है, और इलास्टिन जो रबर बैंड की तरह यू कैन सी व्हाट इलास्टिक रहता है। जो मैंने अभी पहला एग्जांपल दिया था, ओके, वो आपका पाम का सामने वाला जो स्किन है, ओके, फ्रंट साइड, उसका स्किन जो है वो टफ है क्योंकि उसमें कोलेजन ज़्यादा है और इलास्टिन क्या रहता है, कम रहता है। बैक साइड में उल्टा है, बैक साइड में कोलेजन कम है, इलास्टिन क्या है, ज़्यादा है। इसके लिए बैक साइड जो आपका पाम है वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ओके, सामने वाला जो पाम का स्किन है वो कम स्ट्रेचेबल है। ये आपने डिफरेंस अगर महसूस नहीं हुआ होगा तो अभी आप चेक कर सकते हैं। अभी तो आर्टरी का स्किन एकदम पाम के फ्रंट स्किन जैसा है, और वेन का जो स्किन है वो एकदम पाम के बैक साइड के स्किन जैसा है। द ट्यूनिका मीडिया, ये मेन डिफरेंस है बिटवीन आर्टरी एंड वेन। इट इज थिकर देन वेन विद मोर लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल, बिकॉज आर्टरी को ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि हार्ट जैसे ही आर्टरी में ब्लड एक्चुअली पंप करता है, उसके प्रेशर से आर्टरी का डायमीटर इंक्रीज कर होता है। तो आर्टरी क्या करता है, यू कैन सी इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अपने डायमीटर को क्या करता है, कम कर देता है, ताकि प्रेशर, अगर आर्टरी ने इस यू कैन सी प्रेशर को यू कैन सी अपोज नहीं किया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा। तो आर्टरी को ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ओके, जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी में, उसको प्रेशराइज करके रखना है। इसके लिए दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद मोर लेयर्स ऑफ व्हाट, मसल्स। और जो ट्यूनिका इंटरना है, ये दोनों आर्टरी और वेन में सेम है। इट इज द इलास्टिक स्मूथ लेयर ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्कॉमस, मतलब फ्लैट सेल्स, ओके। और स्मूथनेस इज मेनली बिकॉज ऑफ यू कैन सी कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स। इसके लिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या है, आर्टरी और वेन्स में यू कैन सी प्लक या ब्लॉकेज तैयार हो सकता है। और फिर सेंट्रल ल्यूमेन इज स्मॉलर इन साइज एंड नैरो एज कंपेयर टू व्हाट, वेन। और फिर द इनर यू कैन सी सरफेस जो है आपका ल्यूमेन का है, उसमें स्पेशल पैटर्न, टाइल लाइक पैटर्न आपको मिलेगा, तो उसको टेसेलेशन कहते हैं। तो दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ व्हाट, आर्टरीज। द इनर यू कैन सी लेयर जो आर्टरी का होता है उसमें टाइल लाइक पैटर्न आपको मिलेगा, तो इसको टेसेलेशन कहते हैं। फिर तो सबसे लार्ज आर्टरी जो मैं बताया था उसको आयोटा कहते हैं, जैसे पल्मोनरी आयोटा एंड सिस्टमिक आयोटा। फिर आयोटा ब्रांच होता है इनटू आर्टरीज, अलग अलग आर्टरीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन, उनको नाम दिया जाता है। और फाइनली सबसे छोटा आर्टरी बनता है, उसको आर्टेरियल्स कहते हैं, और यही आर्टेरियल्स फाइनली कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं। इन कैपिलरीज को आर्टेरियल कैपिलरीज कहते हैं। चलिए अभी वेन की बात करते हैं। तो वेन का ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिनर देन आर्टरी, क्योंकि इसमें कोलेजन का अमाउंट कम होता है और इलास्टिन फाइबर ज़्यादा होता है। इसके लिए वेन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, उसमें खून जमा रह सकता है, ओके, और वो बल्ज भी होते हैं। देन मीडिया जो है वो थिनर है, और दैट इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ द वॉल थिकनेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो उसमें कम लेयर्स होते हैं स्मूथ मसल्स के। और इंटरना एकदम आर्टरी जैसा ही है, स्मूथ यू कैन सी लेयर ऑफ सिंगल स्क्वामस सेल्स। और सेंट्रल ल्यूमेन एज कंपेयर टू आर्टरी इज लार्जर एंड इट इज वाइडर। और मेजर वेन्स जो है उसमें बीच बीच में फ्लैप्स होते हैं, जिसको सेमिलुनार वैल्व्स कहते हैं, क्योंकि वेन्स में जब तक ब्लड आता है तब तक प्रेशर एकदम कम हो जाता है, 5 mm ऑफ मर्क्यूरी तक चला जाता है। आर्टरीज में जनरली एवरेज होता है 100 mm ऑफ मर्क्यूरी, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो वेन्स में आते आते ब्लड का प्रेशर एकदम कम हो जाता है। इसके लिए लोअर बॉडी पार्ट से यू कैन सी ब्लड को ऊपर आने में यू कैन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए वेन्स को बीच बीच में वॉल्स का सपोर्ट दिया है। एक बार ब्लड वैल्व से यू कैन सी ऊपर चढ़ जाता है तो वो रिटर्न नहीं जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे ब्रेन से ब्लड ऊपर चढ़ता है, फाइनली हार्ट तक पहुंच जाता है। देन तो लार्जेस्ट वेन को कैवल वेन कहते हैं या वीना कावा कहते हैं, जैसे सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। तो सबसे छोटे वेन्स को वेन्यूल्स कहते हैं, जो छोटे छोटे वेन जो है उससे मिलके बनता है और उससे फाइनली वीना कावा बन जाता है। और वीनस कैपिलरी ज्वाइन होके वेन्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये पार्ट हमने पहले ही यू कैन सी आपको बता दिया था। चलिए अब देखते हैं अबाउट कैपिलरी।
तो कैपिलरी का यू कैन सी लेफ्ट साइड में यू कैन सी कट सेक्शन है, ओके, 2 डायमेंशनल। यहाँ पे यू कैन सी 3D व्यू कैपिलरी का दिखा हुआ है, ट्यूब जैसा दिख रहा है। और ट्यूब बहुत ही यूनिक है, वो सिंगल लेयर के सेल, ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, ओके। तो इस यू कैन सी ट्यूब में खाली 1 2 3 4 5 सेल्स दिख रहे हैं, ओके। नाउ तो व्हाट अबाउट द कैन सी, ये 3 लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटरना होता है या नहीं? तो ट्यूनिका एक्सटर्ना एब्सेंट है, फाइब्रस लेयर नहीं है, मीडिया भी एब्सेंट है, इंटरना में खाली एंडोथीलियम लेयर होता है, ओके। तो बोल सकते हैं कि कैपिलरी इज ओनली एंडोथीलियम लेयर विद इलास्टिक मेम्ब्रेन। उसका डायमीटर भी माइक्रोस्कोपिक होता है, 8 to 10 माइक्रोमीटर, जस्ट लार्जर देन द आरबीसी। तो आरबीसी से थोड़ा सा लार्ज, आरबीसी का साइज होता है कैन सी 7 माइक्रोमीटर, लिम्फोसाइट्स का 8 to कैन सी 9 होता है। तो ऑलमोस्ट कैन सी कैपिलरी इतने पतले होते हैं कि एक सिंगल ब्लड सेल ही एक बार में गुजर सकता है, ओके। बट कैपिलरी हैज़ अ प्रॉपर्टी, इट कैन इंक्रीज द साइज एंड डिक्रीज द साइज बिकॉज द आउटर लेयर उसका इलास्टिक रहता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड। तो ये इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि आर्टरीज का जो आउटर सरफेस है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन का बना होता है, तो इससे वो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, विच हैज़ टू इंक्रीज द डायमीटर। आर्टरी का डायमीटर अगर इंक्रीज हो गया उसको वैसो डायलेशन कहते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो जनरली डायलेशन तब होता है जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इस हीट को स्किन तक यू कैन सी रेडिएट करना पड़ता है, तब कैपिलरी जो है इनलार्ज होते हैं ताकि मोर ब्लड जो है वो आर्टरीज में क्या है कलेक्ट हो जाए, ताकि वो फिर स्किन से इसको रेडिएट कर दे हीट को। और जब टेम्परेचर बॉडी का कम होता है तो आर्टरीज जो है उनका डायमीटर हो जाता है छोटा, तो डिक्रीज इन द डायमीटर को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो ये तब होता है जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है या एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, ओके। तो दैट्स वाई समर सीजन में आपका स्किन जाता है एक्सरसाइज करने में, आपका स्किन पिंकिश हो जाता है क्योंकि स्किन में जितने भी कैपिलरीज हैं उनमें ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ वैसो डायलेशन, मतलब इंक्रीज इन द डायमीटर। और जब आपको ठंडी लग रही होती है, ओके, या बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। जो कैपिलरीज है वो क्या करते हैं, अपने डायमीटर को कम कर देते हैं ताकि स्किन सरफेस तक जो है ब्लड फ्लो स्लो हो जाए। इसके लिए एक कैन सी ठंडी में और एक कैन सी जब आपको सर्दी लग रही है किसी वजह से एसी में है तो आपका स्किन एकदम लाइट कलर का हो जाता है, ओके। तो गर्मी में या एक्सरसाइज करने पे पिंकिश रेडिश कलर का हो जाता है क्योंकि कैपिलरीज में ज़्यादा ब्लड आ जाते हैं, ओके। तो स्किन टोन जो है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू यू कैन सी ब्लड इज ऑल्सो चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। चलिए, और फिर एक और स्पेशल फीचर होता है, जो सेल्स होते हैं सिंगल लेयर के होने की वजह से बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको पोर्स कहते हैं या फेनेस्ट्रा कहते हैं, और इसी फेनेस्ट्रा से WBC स्पेशली मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो है बाहर निकलते हैं और सराउंडिंग टिश्यू में जाते हैं जब उनको सिग्नल मिलता है। तो कैपिलरी से WBC लीक आउट होते हैं, स्क्वीज आउट होते हैं, जिसको हमने पढ़ा था WBC का प्रॉपर्टी है, उसको डाईपेडेसिस कहते हैं। तो WBC कैन कम आउट ऑफ द कैपिलरी ओनली, ओके, बाय द स्क्वीजिंग मेथड, उसको डाईपेडेसिस कहते हैं। तो ये जनरल तब होता है जब टिश्यू में इंजरी हुआ है या वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो अपना WBC और ब्लड प्रोटीन्स जो है तब यू कैन सी इन पोर से रैपिडली टारगेट यू कैन सी जहाँ पे इंजरी या इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। चलिए, तो कैपिलरीज तैयार कैसे होते हैं, आर्टेरियोल्स डिवाइड होके कैपिलरीज बनते हैं और फिर कैपिलरीज रीयूनाइट होके वेन्यूल्स बनते हैं। सो कैपिलरी जो है इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स विद व्हाट, वेस्ट। और डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन, जैसे कुछ ऑर्गन सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे ही ब्लड यू कैन सी कैपिलरी का नेटवर्क जो ग्लैंड का होता है वो ग्लैंड अपने हार्मोन्स को सिक्रीशंस को ब्लड में ट्रांसफर कर देता है, देन थ्रू ब्लड इट गोज टू द टारगेट ऑर्गन। देन सारे के सारे कैपिलरीज का जाल इतना बड़ा है कि अगर सारे कैपिलरीज को हम लोग यू कैन सी एक साथ जोड़ दे एक के आफ्टर एक, तो टोटल लेंथ विल बी 10 लाख किलोमीटर, ओके। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरीज अबाउट 500 स्क्वायर मीटर। तो कैपिलरीज यू कैन सी बहुत ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड कर देता है ताकि एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड यू कैन सी ब्लड कैन बी मोस्ट एफिशिएंट। तो कैपिलरी की वजह से ट्रांसफ़र बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज हर सब्सटेंस का बहुत एफिशिएंटली हो जाता है, ओके। चलिए, अब कंपैरिजन की बात आती है। आर्टरीज कैपिलरी ऑफ वेन को हम लोग कंपेयर करते हैं 1 by 1। तो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट
वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक टू हार्ट, एंड कैपिलरी वो इंटरकनेक्ट करता है आर्टेरीज को वेन के साथ। देन आर्टरी कैरी ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो पहले ही हमने कैन सी पॉइंट किया था, और वेन्स कैरी CO2 दैट इज डीऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और आपके कैपिलरी में दोनों टाइप का ब्लड एंटर करता है, जो इनकमिंग है वो ऑक्सीजन है, आउटगोइंग है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट कैरीज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन वाले कैन सी कैपिलरी सेगमेंट को आर्टेरियल कैपिलरी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले सेगमेंट को वीनस कैपिलरी कहते हैं। नाउ तो कार्टरीज हमेशा हार्ट से अराइज होते हैं, और वेन्स जो है वो हार्ट में रीच बैक करते हैं। तो अराइज कहाँ से होते हैं, वेंट्रिकल से, और वेन रीच कहाँ पे होता है, ऑरिकल्स में। और कैपिलरी का काम है आर्टरी और वेन को इंटरकनेक्ट करना, एक जाल जैसा बनाना। देन आर्टरीज आर थिकर एंड मोर टफ बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पहला है उनका यू कैन सी दिस आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ये थिक मस्कुलर लेयर। ओके, तो वेन्स जो है कंपैरेटिवली थिन है और लेस टफ है, क्योंकि कोलेजन फाइबर जो है वो कम है इस ट्यूनिका एक्सटर्ना में, और मसल लेयर भी क्या है, कम है। और वेन्स जो है वो थिनेस्ट है और फ्रजाइल है, मतलब दे कैन गेट ईजिली कैन सी डैमेज्ड। इसके लिए जब आप स्किन को पिंच करते हो या थोड़ा सा भी अगर बॉडी के किसी पार्ट में कैन सी इंजरी होती है, तो कैपिलरी उस हिस्से के बर्स्ट होते हैं या डैमेज होते हैं। ओके, नाउ तो आर्टरीज आर लेस इलास्टिक बिकॉज यू कैन सी जो आउटर फाइबर है, फाइब्रस लेयर है, उसमें इलास्टिन का लेवल कम होता है, लेकिन वेन जो है उसमें यू कैन सी इलास्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो वेन इज मोर इलास्टिक और कैपिलरी इज हाई इलास्टिक, क्योंकि ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वेन में, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है उसमें खाली इलास्टिन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर नहीं होते। इसके लिए यू कैन सी कैपिलरी का बर्स्ट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। नाउ आर्टरीज में वेल्व्स एब्सेंट है, खाली दो यू कैन सी एक्सेप्शन है इसमें, जो पल्मोनरी आयोटा और सिस्टमिक आयोटा है उनके बेस में सेमिनुलर वाल्व होता है। ओके, उन दोनों को छोड़ के किसी भी दूसरे आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते, लेकिन वेन्स में वाल्व्स आर नेसेसरी, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है। तो दैट्स वाई स्पेशली फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो वेन्स आ रहे हैं, स्पेशली लेग से, उनमें बीच बीच में वाल्व्स होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द वेन्स, और कैपिलरी में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। देन आर्टरी और वेन का एक प्रॉपर्टी है, आर्टरी में से अगर मैंने ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि आर्टरी को ब्लड से यू कैन सी डिवाइड कर दिया, तो वो कोलैप्स नहीं होगा, वो पिचकेगा नहीं। लेकिन वेन का अगर आपने यू कैन सी ब्लड निकाल दिया तो वेन एकदम पिचक जाएगा। ओके, वो श्रिंक हो जाता है, और कैपिलरीज भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो कोलैप्स मतलब रिड्यूसिंग द साइज। देन आर्टरी का लुमेन स्मॉल है, वेन का लार्ज है, और आपका कैपिलरी का सबसे छोटा है। देन आर्टरी का मेन काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन का है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लाना। एंड कैपिलरी इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। देन ब्लड प्रेशर, एवरेज ब्लड प्रेशर इन आर्टरी इज अबाउट 100 mm ऑफ मर्क्यूरी, वेन में प्रेशर इज अबाउट 5, बहुत ही कम हो जाता है ऑलमोस्ट, और आपका कैपिलरी में इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। देन तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब दिस पार्ट विल बी एक्सप्लेन। देन आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है रैपिड होता है विद कांस्टेंट ब्लड प्रेशर, और वेन में होता है स्लो विद वेरिएबल यू कैन सी ब्लड प्रेशर, और कैपिलरी में भी क्या होता है, रैपिड ब्लड फ्लो होता है बिकॉज ऑफ 40 mm of mercury, that is you can see sufficient, और this much pressure 40 mm of mercury is necessary for exchange। अगर ये प्रेशर इससे कम हो गया तो एक्सचेंज यू कैन सी वो कम होता है, और ज़्यादा हो गया तो कैपिलरी कैन बर्स्ट। चलिए भी मेजर वेन्स देखते हैं। ओके, तो दिस इज द डायग्राम, इसमें यू कैन सी मेजर वेन्स देख रहे हैं। मैं आपको पहले बताया कि यू कैन सी हर यू कैन सी आर्टरी और वेन का नाम उस ऑर्गन पे यू कैन सी जाता है जिस ऑर्गन में वो आर्टरी एंटर कर रहा है और वेन क्या है, इमर्ज हो रहा है। तो उसके हिसाब से देखिए, हार्ट से इमर्ज होने वाला दो मेन आयोटा है, एक सिस्टमिक और एक आपका क्या है, पल्मोनरी। तो ये लंग्स में जो जा रहा है वो पल्मोनरी है, और ये बॉडी पार्ट्स में जा रहा है ये है सिस्टमिक। ओके, फिर लीवर में जाने वाले यू कैन सी आर्टरी को हिपैटिक कहते हैं। ओके, देन यू कैन सी यहाँ पे किडनी में जा रहा है तो उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ओके, आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है तो उसको मेसेंट्री कहते हैं। ओके, फिर लीवर से निकलने वाले वेन को हिपैटिक वेन कहते हैं। ओके, देन किडनी से निकलने वाले को रीनल वेन कहते हैं।
देन एक स्पेशल वेन आपको इधर दिख रहा है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपके इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल निकलता है वो डायरेक्टली कैसे हार्ट में नहीं जाता है, वो सबसे पहले लीवर में जाता है, तो उसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ओके, तो पोर्टल वेन मतलब जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है। फिर कुछ स्पेशल वेन्स जो अभी बताया, पोर्टल वेन के बारे में लास्ट टाइम भी पता था। तो पोर्टल वेन एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है। ओके, तो उसको पोर्टल वेन कहते हैं। तो एग्जाम्पल लास्ट टाइम पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल वेन। फिर मेजर आर्टरीज को खुद के लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल उसको कहते हैं वासा वेसोरम। वासा वेसल ऑफ वेसल, वेसल ऑफ वेसल मतलब ब्लड वेसल के ब्लड वेसल्स। तो मेजर आर्टरीज और वेन्स को जो वैकेंसी खुद के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए, ब्लड चाहिए, तो उनके थ्रू क्या है, ब्लड सप्लाई रहता है। और फिर हार्ट के लिए जो सप्लाई रहता है वेसल्स का, उसको कोरोनरी ब्लड वेसल्स कहते हैं। उसमें कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन रहते हैं। ओके, ये हमने एक ऐसी हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी किया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट और मीनिंग स्टडी करते हैं। तो द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्योंकि हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो वो आर्टरीज में जाता है, आर्टरी से ब्रांच होकर डिफरेंट आर्टरीज में जाके कैपिलरीज में आता है और फिर वेन्स में आता है। तो व्हेन एनी लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू एनी पाइप, तो वो लिक्विड उस पाइप के वॉल को दबाता है या प्रेशराइज करता है। तो इस प्रेशर को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो यही ऐसा ही प्रेशर ब्लड जो है वो अपने ब्लड वेसल्स पे वैकेंसी डालता है, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो ब्लड फ्लो की वजह से जो प्रेशर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी में फील होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अभी कौन सा, अभी वैकेंसी आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा है, वेन का एकदम कम है, कैपिलरी का मीडियम है, तो कौन सा प्रेशर स्टैंडर्ड माना जाएगा? तो जनरली जो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है वो आपका आर्टरी से वैकेंसी मेजर किया जाता है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है, लेफ्ट आर्म में जो ब्रांच जाता है उसको कहते हैं ब्रैंकियल आर्टरी। तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर मापने के लिए जनरली लेफ्ट हैंड वैकेंसी यूज़ किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड के अपर आर्म में हम लोग वैकेंसी ब्लड प्रेशर मशीन का जो कफ बांधते हैं और फिर प्रेशर को मेजर किया जाता है विद द इंस्ट्रूमेंट, जो अभी देखेंगे हम लोग। ओके, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है उसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो डेफिनेशन एकदम सिंपल होगा, द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ओके, तो उसके लिए एक छोटा सा वैकेंसी सिंबल है, तो दिस रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए एक मशीन चाहिए, इस मशीन का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मो का मतलब होता है पल्स, क्योंकि जो ब्लड वैकेंसी आर्टरीज में फ्लो होता है उसका प्रेशर फ्लक्चुएट होता है बिटवीन हाई 120 एंड लो 80, विच इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो दिस इज द मशीन जिसको स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड इसके बारे में ही रहेगा। ओके, एंड द स्टैंडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये 120 और ये 80 फिगर कैसे आया है इसके बारे में अभी देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट ये होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, जिसको बीपी मशीन भी कहते हैं। अभी ये जो वर्ड है स्पिग्मोमैनोमीटर, इसको लिखना या बाहर करना थोड़ा सा आपको अगर डिफिकल्ट जाता है तो उसका मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक देता हूँ। तो याद रखिए, पहले एस, खाली एस याद रखिए, फिर फिजिक्स का PHY और GMO। तो ये 3 पार्ट अलग याद रखिए, एस, PHY, GMO, क्योंकि स्टूडेंट जब व्हेन दे ट्राई टू राइट स्पिग्मोमैनोमीटर तो दे आर नॉट एबल टू राइट करेक्ट स्पेलिंग। तो एस, PHY, फिजिक्स आपका मालूम होगा, फिजिक्स को शॉर्ट में PHY लिखते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये अगर आपको मालूम है, ओके, तो GMO। ओके, तो उससे हो जाता है स्पिग्मो। तो स्पिग्मो मैनोमीटर, तो मैनोमीटर इज इजर, तो मैनोमीटर इज द यू कैन सी प्रेशरोमीटर। ओके, जो बैलेंस चेक करता है। तो स्पिग्मो मैनोमीटर, स्पिग्मो का मतलब होता है पल्स, मैनोमीटर मतलब चेक करने वाला, प्रेशर चेक करने वाला यू कैन सी मशीन। तो कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड जो स्पिग्मोमीटर मैनोमीटर है, तो उसके कितने कंपोनेंट है, 4। तो सबसे पहला कंपोनेंट है एक मर्क्यूरी मीटर, जिसको मर्क्यूरी मैनोमीटर कहते हैं, जिसमें मर्क्यूरी कॉलम होता है और इसका जो लेवल है प्रेशर के साथ हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो यही ब्लड प्रेशर के वैल्यू को इंडिकेट करता है, यानी कि लेवल ऑफ जो मिलीमीटर और मर्क्यूरी जो बोला,
तो ये है आपका, यू कैन सी व्हाट, मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। तो कितने मिलीमीटर तक, 100 मिलीमीटर तक, 120 मिलीमीटर तक, 80 मिलीमीटर तक मर्क्यूरी जो राइज होगा, जस्ट लाइक थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी कैन सी राइज होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पे भी प्रेशर जो है उसके हिसाब से मर्क्यूरी का कॉलम, तो ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इस ट्यूब में मर्क्यूरी का यू कैन सी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो मर्क्यूरी कॉलम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मर्क्यूरी कॉलम डिक्रीज होता है। यानी स्टेथोस्कोप चाहिए क्योंकि एक स्पेशल आवाज़ को डिटेक्ट किया जाता है व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। ओके, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं, कफ को टाई करके प्रेशर को इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं कि हाथ का जो ब्लड वेसल है, दैट इज़ ब्रैंकियल आर्टरी, उसका ब्लड फ्लो हो जाता है स्टॉप। तो जैसे ही ब्लड फ्लो स्टॉप होता है तो उसका साउंड आना बंद करता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं जब तक कि पहला आवाज़ नहीं आता है। तो पहला आवाज़ तब आता है जब प्रेशर मैक्सिमम रहता है, दैट इज़ 120। तो उस टाइम पे लीकिंग आवाज़ आता है जैसा। तो जैसे ये आवाज़ एक कैन डिटेक्ट होता है तो इस आवाज़ को 120 देखते हैं कि मर्क्यूरी यूनिट में कौन से लेवल पे आवाज़ आ रहा है। तो जनरली 120 पे करके आवाज़ आना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट साउंड। और जैसे ये आवाज़ एक कैन नॉर्मल हो जाता है, ओके, तो उस लेवल को कहते हैं मिनिमम, दैट इज़ 80। ओके, तो इसको हिसिंग साउंड भी कहते हैं या कैरेट कॉफ साउंड भी कहते हैं। तो जैसे कैरेट कॉफ साउंड हर्ड होता है, दैट इज़ अ मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, और जैसे वो एंड होता है उसको मिनिमम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर को कैसे क्रिएट करने के लिए वी हैव गॉट ए रबड़ बैग कफ, जो कॉटन का बना होता है। ओके, उसको रबड़ का वैकेंसी उसको सपोर्ट दिया जाता है कॉटन का, और उसमें एयर फिल करने के लिए होता है रबड़ बल्ब टू क्रिएट द एक्सटर्नल प्रेशर। और फिर ये जो कफ है, इसको देखिए, इसमें से दो ट्यूब निकल रहा है, एक ट्यूब दो बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा मर्क्यूरी मैनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। और मर्क्यूरी देखिए इस बल्ब में कैन सी व्हाट स्टोर है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं ये मर्क्यूरी जो है इस कॉलम में, ये ग्लास के ट्यूब में राइज होता है। तो अगर जैसे ये 120, ये लेवल 120 का है, ये लेवल 180 का रहता है, और ये अबाउट यू कैन सी 200 तक रहता है। ओके, तो प्रेशर को 200 तक या 150 के ऊपर तक लेके जाते हैं, तब जनरली कैन सी ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रेशर को कम करते हैं, और जैसे ही पहला आवाज़ आता है हिसिंग का, उस टाइम पे देखते हैं कि कॉलम में मर्क्यूरी कहाँ है। तो कॉलम में मर्क्यूरी यहाँ होगा। फिर प्रेशर को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, और जैसे ही वो हिसिंग साउंड, जिसको कैरेट कॉफ साउंड कहते हैं, वो बंद हो जाता है। फिर देखते हैं कि मर्क्यूरी में लेवल कहाँ है। तो 80 में रहना चाहिए, नॉर्मली 80 में रहना चाहिए। तो फिर से बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हाथों में कप बांध के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं 100, 150, 150, 150 या 200 तक लेके जाते हैं। ओके, तो इस लेवल पे क्या है, स्टेथोस्कोप से यू कैन सी ब्रैंकियल आर्टरी के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है, साउंड को चेक करते हैं ब्लड फ्लो को, तो आवाज़ नहीं आएगा। फिर प्रेशर को धीरे धीरे कम करते हैं, और तब तक कम करते हैं जब तक कि पहला आवाज़ नहीं आता। तो पहला आवाज़ आने का मतलब है ब्लड लीक हो रहा है, दैट इंडिकेट कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बैलेंस हो गया है, दैट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर 120। ओके, तो इस लेवल पे जनरली, इस लेवल पे 120 mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर दिखता है। तो जो आवाज़ होता है इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, और फिर जैसे ही प्रेशर 80 तक पहुंच जाता है वो आवाज़ स्टॉप हो जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है 120, मिनिमम होता है व्हाट 80 होता है। 80 के बाद ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो ब्लड प्रेशर में दो वैल्यूज रहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसके बारे में आप देखेंगे। तो इन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए वो साउंड जो मैंने आपको बोला, कैरेट कॉफ साउंड को डिटेक्ट किया जाता है। ओके, विच इज़ ए हिसिंग साउंड। ओके, उसमें हिसिंग साउंड जब स्टार्ट होता है तो दैट इज द मैक्सिमम प्रेशर, जब वो एंड होता है तो वो मिनिमम प्रेशर। चलिए, अभी स्टैंडर्ड बीपी का वैल्यू कितना है वो चेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड बीपी का जो रेशियो है, इट इज़ बिटवीन सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर एंड डायस्टोलिक दैट इज रिलैक्सेशन प्रेशर। तो व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर? द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड जो है आर्टरीज में रश होता है विद द मैक्सिमम प्रेशर। इस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नॉर्मल पर्सन में ये वैल्यू है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, और इसको पंपिंग प्रेशर भी कहते हैं। तो जैसे ये प्रेशर आर्टरी में एक इंची फ्लो होता है तो आर्टरी का डायमीटर थोड़ा सा एक इंची बढ़ जाता है, लेकिन उसके मसल इस प्रेशर को फिर मेंटेन करते हैं। दैट्स वाई आर्टरी को मस्कुलर होना पड़ता है।
और फिर डायस्टोलिक, आपको मालूम है डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो मिनिमम प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द आर्टेरियल वॉल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है। तो ऑरिक वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड हमने पढ़ा था 0.3 सेकेंड है, उसके बाद में वेंट्रिकल क्या रिलैक्स होता है नेक्स्ट 0.5 सेकेंड के लिए। उस दौरान जो आर्टरीज है उसमें प्रेशर मिनिमम हो जाता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, और नॉर्मल पर्सन में इसका वैल्यू है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, जिसको रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। तो अगर वैकेंसी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो BP इज इक्वल टू SBP अपॉन DBP, जिसका वैल्यू हो जाएगा 120 अपॉन 80 mm ऑफ वाट मर्क्यूरी। तो यह है स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर वैल्यू। अगर इसका फ्लक्चुएशन देखेंगे तो प्लस और माइनस 10 mm ऑफ मर्क्यूरी इतना हो सकता है। ओके, दैट इज नॉर्मल। यानी कि 120 जो है इसका रेंज होगा 110 से 130 और 80 का रेंज होगा 70 से लेके वाट 90। ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो गया है तो उससे कहते हैं एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर का मतलब है डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड वैल्यू प्रेशर का वैल्यू जो है 120/80, इससे अगर वैल्यू कम या ज़्यादा हो गया तो उसका इंडिकेशन है कि बॉडी में कुछ मैल फंक्शनिंग है, वेदर हार्ट या कोई दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड, इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी कहते हैं। तो उसमें अगर वैल्यू बढ़ गया तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, विच इज़ मोर डेंजरस फॉर मोर कंसर्न। तो तब माना जाता है जब ब्लड प्रेशर का वैल्यू 140/90 या उससे ज़्यादा हो जाता है, जिसको हाइपर टेंशन कहते हैं। रिमेंबर, हाइपर टेंशन, ये टेंशन ब्रेन का टेंशन नहीं है या माइंड का टेंशन नहीं है, ये टेंशन हो गया ब्लड प्रेशर। हाइपर मतलब मोर, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, जिसको HBP कहते हैं। इसका मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा हो गया और डायस्टोलिक 90 या उससे ज़्यादा हो गया। और लो ब्लड प्रेशर कुछ इन्फेक्शन में वैकेंसी या लॉस ऑफ ब्लीडिंग वगैरह, जो ब्लड लॉस होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तब लो ब्लड प्रेशर होता है। तब जब वैकेंसी नॉर्मल से ब्लड प्रेशर का वैल्यू 90/60 से या उससे कम हो जाता है, जिसको हाइपो का मतलब होता है लेस, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर 90 है और डायस्टोलिक 60 या उससे कम हो गया है। ओके, तो दैट कैंसी उससे क्या होता है कि एक्सचेंज जो है वैकेंसी ब्लड और टिश्यू के बीच में वो ठीक से नहीं हो पाता। तो कुछ कॉजेस हम लोग देख लेते हैं एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी, डिजीज़, डायबिटीज़ कंडीशन, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होता है। जैन हार्मोनल चेंजेस जो इमोशन को चेंजेस कर देते हैं, फिर लो और हाई ब्लड वॉल्यूम, हाई ब्लड वॉल्यूम से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो से लो। दैन फॉल्टी डाइट्स और एडिक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होता है। रीनल एंड हेपेटिक डिजीज़, ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के। ओके, तो किडनी और लीवर अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो भी ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होता है। और फिर टू इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस, दोनों में आर्टरीज का डायमीटर थिक हो जाता है। ओके, और वो हार्ड हो जाते हैं। ओके, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो एजिंग इफेक्ट है, लेकिन अथेरोस्क्लेरोसिस वो है फैट डिपोजिशन की वजह से। तो दिस कंडीशंस कैन लीड टुवर्ड एबनॉर्मल बीपी। तो अब देखते हैं लास्ट में द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो कौन कौन से यू कैन सी फैक्टर्स, बॉडीली कंडीशंस जो है या वैस्कुलर फैक्टर्स जो है बॉडी के, उससे ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है। तो ब्लड वॉल्यूम मतलब बॉडी में कितना खून है, तो ज़्यादा खून तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देन वीनस रिटर्न, कितना ब्लड वेन्स वापस हार्ट में ला रहे हैं, तो ज़्यादा अगर यू कैन सी हार्ट में ब्लड आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन कार्डियक आउटपुट, एक बार में हार्ट यू कैन सी कितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, तो जितना ज़्यादा पंप करेगा हार्ट उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर। फिर विस्कोसिटी, ब्लड का गाढ़ापन, ज़्यादा गाढ़ापन ज़्यादा ब्लड प्रेशर। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो डायमीटर पे है, ज़्यादा डायमीटर बिगर डायमीटर लेस बीपी, स्मॉल डायमीटर मोर बीपी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल, जितना लंबा लेंथ उतना ज़्यादा यू कैन सी बीपी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल जितना इलास्टिक होगा ब्लड प्रेशर उतना कम होगा। जैसे वेन इलास्टिक है, इसके उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। आर्टरी यू कैन सी टफ होते हैं, इसके लिए यू कैन सी ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा रहता है। तो इलास्टिसिटी के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर एज ऑल्सो अफेक्ट्स द बीपी। ओके, तो यंगर एज एंड द ओल्डर एज में बीपी ज़्यादा होता है, एडल्ट्स में नॉर्मल बीपी रहेगा। जेंडर, मेल में जनरली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इन फीमेल में आफ्टर 40 ईयर्स मीनोपॉज के बाद ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ता है।
देन बॉडी पोस्चर, अगर आप लाई डाउन करते हो, स्ट्रेट रहते हो, तो उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर चेंज होता है। लाई डाउन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और स्टैंडिंग पोजीशन में कैंसी बढ़ता है। फिर बॉडी एक्टिविटी स्लीप में कम हो जाता है। देन हेल्थ स्टेटस, आपको डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से भी बीपी चेंज होता है। देन एक्सरसाइज कर रहे तो बीपी बढ़ेगा। और फिर मेंटल स्टेटस, इमोशन, एंग्जाइटी जो है, ओके, अगर आप घबरा गए हो तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए, तो इस तरह हमारा ब्लड प्रेशर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक अभी हमारे पास है, हमें स्टडी करना है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जो कॉम्प्लीमेंट करता है ब्लड सर्कुलर सिस्टम को, क्योंकि ब्लड सर्कुलर सिस्टम का है डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, बिकॉज देयर आर मेनी पार्ट्स जहाँ तक ब्लड जो है रीच नहीं कर पाता है या एक्सचेंज डायरेक्टली ब्लड से नहीं हो पाता था, वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम जो है ब्लड की हेल्प करता है। ओके, तो हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को कैसे कंपेयर करेंगे? तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को आप लोग हाईवे समझो या रेलवे कैंसी रूट समझो। ओके, आपके घर तक डायरेक्टली रेलवे नहीं आती है, या कैंसी हाईवे का जो बस डायरेक्टली आपके घर तक नहीं आता है। ओके, हाँ, अनलेस यू आर गॉट द होम नेक्स्ट टू द हाईवे। ओके, तो जनरली कैंसी हाईवे से फिर दूसरे रूट, स्ट्रीट्स, गलियाँ जो है आपके घर तक आती है, तो उसके लिए साइकिल है, उसके लिए ऑटोज़ है। ओके, तो ये जो सिस्टम है, स्ट्रीट लेवल का जो सिस्टम है, जो आपके इंडिविजुअल घर तक आप डायरेक्ट आता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग कंपोनेंट्स देखते हैं सबसे पहले। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द पर्सन, जिसमें आपको लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि उसमें भी ट्यूब सिस्टम है, उसमें भी ट्यूब्स हैं। ओके, जो आपके ब्लड कैपिलरीज में जाके एंड होते हैं। ओके, और टिश्यू से स्टार्ट होके ब्लड कैपिलरी में एंड होते हैं वो। और फिर इसमें भी छोटे छोटे गांठ होते हैं जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो सबसे बड़ा लिम्फ नोड है, उसको स्प्लीन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका है कैसी ग्रोन एरिया एंगल होता है, यहाँ पे छोटे छोटे दाने जो आपको दिख रहे हैं ये सब लिम्फ नोड्स है। फिर यहाँ पे टॉन्सिल आपको मालूम होगा, टॉन्सिल गले में लोअर साइड में एक ऐसी, सॉरी लोअर जॉ के लोअर साइड में और नेक के अपर साइड में आपको 2 टॉन्सिल्स दिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये हार्ट है, हार्ट के पीछे होता है थाइमस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड। और ये ग्रीन कलर के जो ट्यूब्स हैं ये सब लिम्फेटिक वेसल्स है। तो थोड़ा इनलार्ज करते हैं ज़रा, तो ये देखिए जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं पूरे बॉडी में, तो वो छोटे छोटे गांठ हैं। ओके, और 2 मेन यू कैन सी वेसल्स आपको दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट जो मेन है और ये आपका व्हाट राइट। तो ये राइट लिम्फेटिक वेसल है और ये लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल है जो आपके थोरैक्स को पूरी तरह कवर करके एब्डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, और आपके जो बोन्स है, बोन्स के टर्मिनल यू कैन सी एंड में भी नेचुरली यू कैन सी लिम्फेटिक टिश्यू होता है। ओके, तो चलिए, तो सिस्टम जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब टिश्यू में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जिसको लिम्फ कहते हैं, वो बॉडी में फ्लो होता है। और इसका काम जो है वो ब्लड को टिश्यू के साथ जोड़ना, क्योंकि ब्लड जो है ओनली कैपिलरी लेवल पे टिश्यू के साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन टिश्यू के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ तक ब्लड रीच नहीं कर सकता या ब्लड से चीज़ें डायरेक्टली टिश्यू तक एक्सचेंज नहीं होती है, तो ये वहाँ पे मिडल मैन का काम करता है और मटेरियल्स को ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज कराता है। तो उसके कंपोजिशन में 4 एक ऐसी पार्ट्स है। तो पहला है लिम्फ, विच इज़ ए फ्लूइड, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो एक ऐसी सब्सटेंसेस को कलेक्ट करते हैं, वो जॉइन होके वेसल्स बनते हैं। और फिर यू कैन सी बीच बीच में पूरे ट्रैक में क्या है, छोटे छोटे गांठ होते हैं, बड़े छोटे, इनको लिम्फ नोड्स या ग्लैंड्स कहते हैं। तो पहले लिम्फ के बारे में देखते हैं। तो लिम्फ इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो टिश्यू सेल्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या इंटर सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और ये ब्लड से कैसे डिफरेंट है, ये कलरलेस फ्लूइड है। ओके, जो डायरेक्टली सेल के आसपास रहता है। तो सारे सेल्स इसके आसपास यू कैन सी बेथ होते हैं। ओके, तो कंपोजिशन अगर देखा जाए, जिस तरह ब्लड के 2 कंपोनेंट है, द नॉन सेलुलर एंड सेलुलर पार्ट। तो लिम्फ में जो सेलुलर पार्ट है उसमें मोस्टली होते हैं लिम्फोसाइट, इसके लिए उसका नाम पड़ा लिम्फ। और उसमें प्लेटलेट्स और आरबीसीज एब्सेंट, कुछ दूसरे डब्ल्यूबीसी भी आ जाता है जब इन्फेक्शन होता है, जैसे मैक्रोफाजेस और आपके न्यूट्रोफिल्स। लेकिन मेजर कंपोनेंट सेल का होता है लिम्फोसाइट।
यानी कि ब्लड में जितने लिम्फोसाइट्स होते हैं 30% के आसपास, आपके लिम्फ में जो है वो 80 और 90% तक होते हैं। नॉन सेलुलर पार्ट में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है ब्लड से, ब्लड में 92% है, यहाँ पे 94% है। सल्यूट उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया है। तो ये जनरली यू कैन सी ब्लड के कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक आउट होता है वो अल्टीमेटली लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, जिसमें ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स रहते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का लेवल होता है कम, ओके, लेकिन वेस्ट और यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और लिम्फोसाइट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह यू कैन सी ब्लड और लिम्फ में यू कैन सी फर्क है, एंड दिस डिफरेंस यू कैन एक्चुअली व्हाट फाइंड फ्रॉम दिस चार्ट। तो इस चार्ट से आपको ब्लड और लिम्फ का मेन डिफरेंस आप यू कैन सी लिख सकते हैं। फिर फंक्शन क्या है लिम्फ का, तो ये मिडल मैन का काम करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो 3 मेन फंक्शन है। पहला है न्यूट्रिटिव फंक्शन, तो इट कैरीज द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट ऑफ द टिश्यू जहाँ पे ब्लड अप्रोच नहीं कर सकता है, यानी कि जहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता है। दूसरा ड्रेनेज फंक्शन, तो एक्सेस टिश्यू में अगर कोई फ्लूइड जमा हो गया है या मेटाबोलाइट वेस्ट अगर जमा हो गया है और ब्लड के प्रोटीन्स को अगर ब्लड में रिटर्न लाना है तो लिम्फ ये काम करता है, ओके। और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, तो कुछ सब्सटेंसेस जो है इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में नहीं जा सकते हैं, स्पेशली फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक फैटी एसिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो वो सबसे पहले लिम्फ में आते हैं, उसके बाद में वो ब्लड कैपिलरीज में ड्रेन किया जाता है। तो ऐसे स्पेशल यू कैन सी लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल्स कहते हैं, जो आपने यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। तो इंटेस्टाइन के जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके सेंटर में सिंगल लैक्टियल्स होते हैं जो फैट्स और यू कैन सी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके फाइनली कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज में डाल देते हैं। फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज आर द कैपिलरी विच आर द टाइनी कैपिलरीज, ओके, जो जिसमें लिम्फ होता है जो टिश्यू स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। लेकिन कैसे वो देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो है आपका एक टिश्यू का एक सेगमेंट जिसमें यू कैन सी कैपिलरी आया हुआ है। तो कौन सा कैपिलरी आया है, जो रेड से रिप्रेजेंट किया है वो आर्टेरियल कैपिलरी है, तो वो जॉइन होता है वीनस कैपिलरी के साथ। तो रेड क्या है, मतलब ऑक्सीजन है, फिर जो पर्पल वाला है मतलब एक्सचेंज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट यू कैन सी कैपिलरी का ये है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे आया फिर वो एक्सचेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वीनस कैपिलरी में अभी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अभी हार्ट की तरफ जाएगा। अब इन दोनों कैपिलरी नेटवर्क के बीच में ग्रीन कलर का जो ट्यूब आपको दिख रहा है वो है लिम्फेटिक वेसल। तो इसका काम है कैसे टिश्यू के फ्लूइड को कलेक्ट करना और फिर कैपिलरी तक रिटर्न भेजना, ओके। तो देखिए उसको इनलार्ज किया राइट साइड में, तो यह है आपका कैपिलरी ट्यूब। और इस ट्यूब का खासियत है कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहाँ पे ब्लाइंड एंड होता है, यानी कि वो देखिए टेस्ट ट्यूब जैसा दिख रहा है। एंड यू कैन सी सेल्स, ये सेल है, जस्ट इमेजिन ये आप हमारे घर है, घर के बीच के ये गलियाँ हैं, तो गलियों से सब्सटेंस जो है डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, पहले वो लिम्फ में कलेक्ट होता है, ओके, इन कैपिलरीज में कलेक्ट होता है। तो दीज आर द टिश्यू स्पेसेस, सो दे आर इंटरवोवन विद द ब्लड कैपिलरी, लेकिन उनके साथ कनेक्ट नहीं रहता है। तो यह है वीनस कैपिलरी जो पिंक से दिया है, यह है आपका आर्टेरियल कैपिलरी जो लाल से दिया। आर्टेरियल कैपिलरी में ऑक्सीजन होगा, वीनस कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और फिर दोनों के बीच में ही यू कैन सी कैपिलरी लिम्फेटिक कैपिलरी का जाल जैसा होता है। सो उनका डायमीटर अगर देखा है तो वो ब्लड कैपिलरी से ज़्यादा होता है, 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, और उसका एक एंड जो होता है जो स्टार्टिंग एंड है वो ब्लाइंड मतलब क्लोज रहता है। देन तो कैपिलरी वॉल्स भी जो है वो आपके ब्लड कैपिलरी जैसे होते हैं, सिंगल फ्लैट थिन सेल्स के बने होते हैं, एंड यू कैन सी दे आर मोर इलास्टिक दैन व्हाट ब्लड वेसल्स। चलिए, तो ये सारे कैपिलरी मिलके ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक वेसल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो छोटे छोटे मिलके बड़ा वेसल मिलके सबसे बड़ा लिम्फेटिक वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देयर वॉल्स आर थिनर देन द ब्लड वेसल बट हैव ए लार्जर डायमीटर। तो लिम्फेटिक वेसल का जो डायमीटर है वो ब्लड वेसल के डायमीटर से ज़्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग किसी ब्लड वेसल से, और जनरली उनका थिकनेस एकदम क्या है वेन जैसा होता है। तो दे आर मोर इलास्टिक, और उसमें वैल्व्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल में प्रेशर ऑलमोस्ट यू कैन सी नील होता है। तो इसके लिए बैक फ्लो यू कैन सी फॉरवर्ड फ्लो के लिए वैल्व्स जो है बीच बीच में ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो अल्टीमेटली दे जॉइन टू फॉर्म 2 मेजर लिम्फेटिक वेसल्स जो मैं आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसको थोरेसिक डक्ट कहते हैं,
और राइट लिम्फेटिक डक्ट जो शॉर्ट रहता है। तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो लिम्फ है उसको कलेक्ट करके ओके लोअर बॉडी पार्ट तक कनेक्ट कर देता है। तो लेग से आने वाले लिम्फेटिक वेसल्स और ऊपर से आने वाले लिम्फेटिक वेसल वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके तो नेक्स्ट डायग्राम में यू कैन सी उस पार्ट को हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन सी लिम्फेटिक वेसल स्पेशल है जो लैक्टियल कहलाता है, जो इंटेस्टाइन के इनर फोल्ड जिसको विलाय है उसमें पाया जाता है। ओके विच कैरीज फैट्स और फैट्स वाले विटामिन, इसके लिए उसका कलर वाइट होने की वजह से, मिल्की होने की वजह से उसको लैक्टियल, लैक्टोज दैट इज मिल्क। चलिए लिम्फ नोड्स क्या है? तो लिम्फ नोड्स आर छोटे या बड़े ओवल या बीन शेप के स्ट्रक्चर जो लिम्फेटिक वेसल्स के लंबाई में कैन सी ट्रांसवर्स होते हैं। ओके तो यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल तैयार होता है तो बीच बीच में जंक्शंस होते हैं या चेक पॉइंट्स होता है, तो इनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो इसमें लिम्फ स्टोर रहता है, लिम्फोसाइट्स जो स्टोर होता है, फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके तो ये सिंगल लिम्फ नोड है। सो दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉडी, लेकिन उनका मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है वो नेक, आर्मपिट, मतलब जो आपकी बगल है ओके हाथों के बगल उसमें रहते हैं। ग्रोन मतलब दो लेग्स के एंगल को ग्रोइन इलाका कहते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा है। आप चाहे तो अगर नेक के लैटरल साइड में आप टच करेंगे तो छोटा छोटा गांठ आपको एक ऐसी महसूस होगा, चेन जैसा एक ऐसी आपको गांठ दिखेगा वन आफ्टर अनदर। ओके और उनका साइज़ और शेप जो है इन्फेक्शन हेल्थ स्टेटस के हिसाब से चेंज होता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो इनमें स्वेलिंग होता है, तो डॉक्टर एक ऐसी इन लिम्फ नोड को एक्चुअली फिजिकली एग्जाम करके उसके स्टेटस को चेक करते हैं। ओके तो देखिए अभी यहाँ पे जो डायग्राम को दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपका आर्टरी और रेड कलर का ये ब्लूइश जो दिख रहा है वो आपका वेन है। तो ये जो ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर का एक ऐसी गार्ड जैसे आपको दिख रहा है ये सब लिम्फ नोड्स हैं। ओके और इनको इंटरकनेक्ट वाले छोटे छोटे ट्यूब जो दिख रहा है वो लिम्फेटिक वेसल्स है। तो दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स। सो उनका मेन काम क्या है? कैन सी जब एक कैन सी लिम्फ इन नोड से गुजरता है तो ये उसमें ट्रैप्ड जर्म्स को फिल्टर करते हैं, क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, वहाँ पे घमासान होती है, फाइटिंग होती है। फिर वो डेड सेल्स को भी क्या करते हैं, उनके डेब्रीज सेल कंपोनेंट को फिल्टर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ओके साफ सफाई। और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट दो टाइप के, टी सेल को स्टोर किया जाता है, बी सेल को प्रोड्यूस किया जाता है, और बी सेल ही फाइनली एंटीबॉडीज तैयार करके ब्लड में उसको रिलीज करते हैं ताकि जर्म्स का यू कैन सी व्हाट सफाया हो जाए। तो इंपॉर्टेंट यू कैन सी लिम्फ नोड्स है आपका टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन, जो आपको पहले ही मैंने यू कैन सी मेंशन किया था डायग्राम में। तो चलिए अभी स्प्लीन जो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ग्लैंड है उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ रेडिश ब्राउन, जिसका साइज ऑलमोस्ट यू कैन सी बंद मुट्ठी की तरह होता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड। ये है आपका स्प्लीन। और स्प्लीन का लोकेशन देखिए स्टमक, ये स्टमक है, स्टमक के पीछे और नीचे इसी पोजीशन में आपका लेफ्ट किडनी होता है। तो लेफ्ट किडनी के ऊपर और स्टमक के पीछे उसका लोकेशन है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए। तो पहला फंक्शन, तो स्प्लीन में अबाउट आधा लीटर तक ब्लड स्टोर रहता है एंड दैट इज रिलीज इन द ब्लड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे अगर आपका ब्लीडिंग हुआ है, सीवियर ब्लीडिंग, तो ब्लड लॉस होता है, तो स्प्लीन जो है वो क्या करता है, ब्लड को यू कैन सी वैस्कुलर सिस्टम में रिलीज कर देता है। आपको मालूम है कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं अरे आज समय पे आ गए आप लोग, है ना, तो वो जो टाइम होता है इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उस टाइम पे स्प्लीन जो है बॉडी में थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कर देता है। लेकिन एक टाइम अगर मिस हो गया तो पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। नाउ तो उसमें लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं, मेच्योर होते हैं, और साथ में यहाँ पे ही जो डेड आरबीसी है, आरबीसी का यू कैन सी टाइम, यू कैन सी लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। उसके बाद में आरबीसी फंक्शन करना बंद करते हैं, तो आरबीसी को रिसाइकल करना है, ये काम स्प्लीन में किया जाता है। उनको हीमोलिस किया जाता है, उनके कंपोनेंट्स को रिसाइकल करते हैं, आयन अलग किया जाता है, जो आरबीसी के टॉपिक मैंने आपको बताया था। और फिर डेवलपिंग कंडीशन में जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में डेवलप हो रहे होते हैं कोई भी बेबी, तब उसमें उस दौरान जो ब्लड रहता है बच्चे का ब्लड आरबीसी, वो स्प्लीन में तैयार होता है, तो उसको कहते हैं हिमेटोपोएसिस, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। चलिए अभी डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल डायग्राम दिख रहा है आपको, इसको इनलार्ज करेंगे तो देखिए, तो नेक रीजन देखिए, ये नेक रीजन में यहाँ पे छोटे छोटे गांठ लीनियर अरेंज दिख रहा है। ओके ये आर्म पिट में इतने सारे यू कैन सी नोड्स दिख रहे हैं दोनों आर्म पिट में। ये है आपका व्हाट लेफ्ट यू कैन सी थोरेसिक या लिम्फेटिक डक्ट,
ये है आपका इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से जो ट्यूब निकल रहे हैं वो लैक्टियल्स है, ओके। फिर ये आपका ग्रोन यू कैन सी इलाका है, दो पैरों के बीच का एंगल, यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ नोड्स दिख रहे हैं, ओके। चलिए अभी सिग्निफिकेंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम देख लेते हैं, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम है कि टिश्यू फ्लूइड्स अगर ज़्यादा जमा हो जाता है टिश्यू के स्पेसेस में, उसको वापस ब्लड में पहुंचाना है ताकि टिश्यू में सूजन ना आए, ओके, जिससे फ्लूइड का बैलेंस और सॉल्यूट का बैलेंस मेंटेन होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को टिश्यू से एब्जॉर्ब करके ब्लड में रिटर्न वैकेंसी करना पड़ता है, ओके। ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर काम है, क्योंकि ब्लड जो आ रहा है टिश्यू में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वैकेंसी न्यूट्रिएंट्स वो प्रेशर से आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली टिश्यू तक पहुंच सकता है। लेकिन टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वैकेंसी वेस्ट है उसका ब्लड तक पहुंचने का जो है चांस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि दे कांट प्रेशराइज दैट वैकेंसी मेटाबोलाइट। तो इसके लिए लिम्फ जो है वो मिडल मैन का काम करता है, वो टिश्यू के वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड तक पहुंचा देता है, कैपिलरी रीजन तक पहुंचा देता है, ओके। साथ में दे ट्रैप, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोसोम्स का और फॉरेन पार्टिकल्स एट लिम्फ नोड्स। then absorb fat from intestine जो बताया in the form of tiny you can see fat droplets, जिसको emulsified fat कहते हैं, को काइलोमाइक्रॉन्स ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं टी और बी, जो फाइनली एंटीबॉडीज बना के उसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, ताकि कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन से बॉडी को बचाया जा सके, ओके। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द चैप्टर। तो bye for today and we will soon you can see you in the next chapter। तो next chapter का इंतजार कीजिए, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कैंसी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, ओके। एंड आपने कैंसी बोला गया है कि बोर्ड प्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये कैंसी श्योर वैकेंसी, तो देयर इज सम टेक्निकल डिफिकल्टी आई एम फेसिंग, तो एक बार वो डिफ़िकल्टी कैंसी सॉल्व हो जाएगा तो आई विल बी कमिंग ऑन द बोर्ड, ओके। 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, हार्ट के वीडियोस मैंने बनाए हैं, 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, ओके, आपके लिए, ओके। और आपके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उस पर, तो आई विल बी ट्राइंग टू कैन सी गेट मोर ऑफ द कंटेंट ऑन द बोर्ड, ओके। तो कुछ कंटेंट प्रेजेंटेशन पे होगा और भी कुछ ज़्यादा करके कंटेंट अभी बोर्ड पे होगा, दैट इज़ फॉर श्योर स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, बाय, टेक केयर, stay safe।